WWE के हील से उम्मीद की जाती है, या कम से कम पहले की जाती थी, कि वो कुछ बहुत अजीबोगरीब, बहुत ही घटिया और कभी कभी कुछ गैर कानूनी चीजें भी कर सकते हैं, जिससे कि वो दर्शकों को गुस्से से आग बबूला कर सके। ये ध्यान में रखते हुए कि WWE अपने आप में एंटरटेनमेंट का कितना मजाकिया नमूना है, हम फैंस आमतौर पे इसे ये मानकर अपना लेते हैं कि ये भी उस पूरे पैकेज का ही हिस्सा है। लेकिन इसकी क्या हद हो सकती है? आप चाहे तो मुझे बेवकूफ बोल दें, लेकिन आगे आने वाले शैतानी काम भले ही नकली रहा हो, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लगा अगर सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 WWE heels that went too far। शुरू करते हैं। नंबर 10, द टू मैन पावर ट्रिप गो टू एक्सट्रीम। फैंस को उनके चहीते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से पूरी तरह नफरत करने के लिए मजबूर करा पाना हमेशा ही मुश्किलों भरा रहने वाला था। भले ही उन्होंने रेसलमेनिया X7 के मेन इवेंट में विंस मैकमैन के साथ हाथ मिला लिया हो, उनको ट्रिपल एच के साथ टू मैन पावर ट्रिप नाम की एक टीम में डालना एक सही दिशा में लिया गया फैसला था। लेकिन फिर भी काफी सारे फैंस ने टेक्सास रेटलस्नेक को बू करने से इनकार कर दिया। चीजों में बड़ा उलटफेर लाने के लिए WWE ने ऑस्टिन और हेम्सली को आदमी के औरत पे हमला करने जैसा एक घिनौना काम करने को कहा, जब वो 9 अप्रैल 2001 के रॉ के एपिसोड में स्टेफनी मैकमैन के साथ मिलकर एक्सट्रीम के खिलाफ हार गए थे। गुस्से में पागल होकर पावर ट्रिप ने अपना सारा गुस्सा लीटा पर निकाला और ट्रिपल एच ने उनके सर पर लातों की बरसात कर दी, जिसके बाद उन्हें पेडिग्री मारकर गिरा दिया। ऑस्टिन एक कदम आगे निकल गए जब लाल बालों वाली लीटा ने अपने बॉयफ्रेंड मैट को बचाने की कोशिश की और ऑस्टिन ने उनकी पीठ पर लगातार कई बार चेयर से खतरनाक वार किया, जिसके बाद इस हमले को एक स्टनर मार के खत्म किया। ये काफी लंबा और खूंखार हमला था, जो कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा लगा। नंबर 9, लाइक अ स्कॉल्डेड डॉग। लंबे समय तक सीधे साधे इंसान के तौर पे एक आम रेसलर की तरह खेलते हुए केन ने अपना मास्क 2003 के गर्मियों में हटाया और तुरंत ही अपने खतरनाक अवतार में वापस आ गए। उन्होंने एरिक बिशॉफ को रॉ के स्टेज के बाहर चोक स्लैम मारा, उसके बाद लिंडा मैकमैन को टॉम स्टोन मारा और कई घटिया हरकत की, जैसे कि शेन मैकमैन को बिजली के तार लगाकर उनके हथियार को एक जोर का झटका दिया। हाँ, सब कुछ अपनी जगह पे काफी खतरनाक और हद से ज्यादा था, लेकिन ये उसके आगे कुछ भी नहीं जब उन्होंने जिम रॉस को आग लगा दी थी। जिम रॉस रॉ पर बिग रेड मशीन का इंटरव्यू ले रहे थे और केन के उस बीच किए गए कुछ कामों का जवाब पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी नॉक्स काउंटी के होने वाले मेयर ने ये तय किया कि उन्हें ब्लैक हैट पहने हुए आदमी के सवाल पसंद नहीं आ रहे हैं। मुक्का मार के जमीन पर पटकते हुए केन ने इंटरव्यू की शुरुआत में किया गया अपना वादा पूरा किया और रॉस को पेट्रोल से नहलाने के बाद माचिस जला दी। WWE पक्के तौर पे पूरी शिद्दत से डेविल्स फेवरेट डीमन को एक खतरनाक पागल इंसान दिखाना चाहता था शेन मैकमैन से उनकी लड़ाई के पहले, लेकिन इसके लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव को जान से मारने की कोशिश करना शायद कुछ ज्यादा ही हो गया था। नंबर 8, पेपर्ड स्टिक। बिग बॉस मैन हमेशा ही शक के दायरे में रहे हैं और कुछ तो सच्चाई होगी ही, जो नेल्स ने उन पर जेल में हुए गलत व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने 1999 में सारी हदें पार कर दी। बिग शो के मर चुके पिता के ताबूत को कब्जे में लेने के साथ साथ कॉप काउंटी जॉर्जिया के इस आदमी ने एल स्नो को और ज्यादा परेशान करने के लिए उनके कुत्ते पेपर को भी निशाना बनाया। द हार्डकोर चैंपियन कुछ समय पहले ही हेड की जगह एक कुत्ते को ले आए थे, जो कि उस समय के जाने माने टैको बेल की एड में दिखने वाले कुत्ते जैसा ही था। अपनी आदत से मजबूर बिग बॉस मैन ने उस बदकिस्मत कुत्ते को किडनैप कर लिया, जिसके बाद उनका मैच हुआ, जिसमें अगर बॉस मैन हारते तो उन्हें स्नो को पेपर वापस करना पड़ता। बॉस मैन वो मैच जीत गए, लेकिन उन्होंने स्नो को उनके होटल रूम में डिनर के लिए बुलाया। स्नो ने जो खाना खाया वो थोड़ा पेपर की याद दिला रहा था, क्योंकि ये पेपर ही था, उनका बदकिस्मत कुत्ता। बिग बॉस मैन ने एल स्नो को डिनर में उनका अपना ही कुत्ता खिला दिया। खत्म हो गया यार मैं तो। शायद आप सोच रहे होंगे कि एडम ऐसा असल जिंदगी में तो नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ सच में किए गए एक घटिया मजाक से प्रेरित था, जिसे मिस्टर फ्यूजी ने अंजाम दिया था। नंबर 7, हैंगिंग विद द बॉस मैन। शायद बिग बॉस मैन को 1999 की गर्मियों में गुस्सा होने का हक रहा होगा, अगर ये ध्यान में रखा जाए कि उन्हें कुछ समय पहले उसी साल में क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा था। वो कॉर्पोरेशन ग्रुप का हिस्सा थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के साथ एक बहुत ही गंदे झगड़े में उलझे हुए थे। द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्हें थोड़ा खुश रहने की जरूरत है, इनका अलग ही, इसे किडनैप कर लो, उसे तंत्र मंत्र से वश में कर लो, चलता रहता था ड्रामेबाज। रेसलमेनिया 15 में बॉस मैन का सामना हेल इन सेल में मिनिस्ट्री लीडर द अंडरटेकर से हुआ। ये एक ऐसा मैच था जो कि ना सिर्फ बोरिंग हो गया था, बल्कि फैंस को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय दोनों रेसलर्स ही हील थे। द डेड मैन के जीतने के बाद द ब्रूट छत से नीचे आए और द बॉस मैन के गले में फांसी का फंदा डालने में और उसे सेल से बांधने में मदद की, जिसे इसके बाद हवा में उठा दिया गया। आपको समझ आया? उन्हें फांसी लगा दी।
हील्स ने पहले भी मैच के दौरान गले में फंदा डाला है, आमतौर पे बुल रोप या चेन मैच में, लेकिन एक असली फंदा लाने के लिए मेहनत करना और उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये शायद थोड़ा ज्यादा ही हो गया। नंबर 6, बॉर्डर लाइन रेसिस्ट। ब्रैड शॉ अचानक ही पूरी तरह से JBL में बदल गए। बियर पीने और बार में लड़ने वाले एक ठीक ठाक टैग टीम के सदस्य से सूट पहनकर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले मेन इवेंट के रेसलर बनने तक, ये टॉल टेक्सन ने वो सब कुछ किया जिससे लोग उनसे नफरत करने लगे। WWE चैंपियन एडी गुरेरो के खिलाफ खेलते हुए JBL ने शुरू से ही अपनी बातों और हरकतों से एक कल्चर के लिए नफरत दिखाना शुरू कर दिया था। 8 अप्रैल 2004 के स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्हें मेक्सिको के बॉर्डर पर गैर कानूनी रूप से बॉर्डर पार करने वालों को पकड़ते हुए दिखाया गया, जिससे कि वो उन लोगों को वापस भेज सकें, और ऐसा करके वो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल का ग्रेट अमेरिकन अवार्ड जीत गए। उनके हिसाब से वो आलसी लोग थे जो दूसरों की मदद से जी रहे थे, और उन पर उनका इस तरह से चिल्लाना पहले से ही काफी गलत था। लेकिन फिर भी JBL ने कुछ गैर कानूनी रूप से बॉर्डर पार करने वाले संदिग्ध लोगों को देखा जो अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने उनको ऐसा करने से रोकने के लिए उनके पीछे एक जोर की लात मारी। कुछ दर्शकों को ये सब कुछ एक मजाक जैसा लगा, लेकिन बाकी लोगों को ये दुखती रग पे हाथ रखने जैसा लगा, और उन्हें लगा कि रेसलिंग में ऐसी नस्ल भेदी नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई बहुत बुरे विलन का किरदार निभाने वाला इंसान ही क्यों ना कर रहा हो। नंबर 5, डैडी नोज बेस्ट। मिस्टर मैकमैन का किरदार कभी भी शांत और सीधा होने के लिए नहीं जाना गया, और कई मौकों पर जीते जागते राक्षस जैसा बन जाता था। गिगेंटिक जैक हैमर ने 2003 में इसे एक कदम और आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने हल्क हॉगन, जैक गोवन और दी अंडरटेकर जैसे रेसलर्स से पूरे साल भर लड़ाई की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी स्टेफनी मैकमैन के साथ भी एक मैच में फाइट की थी, जो कि उस समय स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर थी। विंस इस बात से नाराज थे कि उनकी राजकुमारी ने हल्कस्टर और गोवेन की तरफदारी की और सेबल के साथ उनके भयंकर रोमांस को खत्म करने की कोशिश की, जिसके कारण सबसे पहला डैडी वर्सेस डॉटर आई क्विट मैच तय हुआ नो मर्सी में। ये अपने आप में ही ड्रामे से भरा हुआ था, लेकिन मैच में एक ऐसा पल था जिसने दर्शकों को काफी अनकंफर्टेबल महसूस करवाया। मैच के अंत में विंस ने खतरनाक ढंग से स्टेफनी का गला एक लीड की पाइप से दबाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उन्हें जान से ही मार देंगे। स्टेफनी ने आई क्विट नहीं बोला, शायद इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। उनके पिताजी लीड की पाइप से उनका गला जो घोट रहे थे, जिससे मजबूर होकर उनकी जगह उनकी माँ लिंडा ने सरेंडर कर दिया। मैं जानता हूँ कि मैकमैन फैमिली का ये पागलपन और ड्रामा कई सारे घटिया पलों को जन्म दे चुका है, लेकिन ये उन सब से कहीं ज्यादा था, यहाँ तक कि पागलपन की हद पार करने वाले मिस्टर मैकमैन के लिए भी। नंबर 4, मैट स्टार्ट्स द फायर। जिंदगी का एक सच ये है कि भाई आपस में लड़ते हैं, और मैं पक्के तौर पे ये कह सकता हूँ कि हम में से कई लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पर मैं आपको बता दूं ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मेरा भाई बार बार मेरी कुटाई नहीं करता, और ना ही वो मेरे पैसे छीनकर सिगरेट्स और वो वाली मैगजीन खरीदता है। और हाँ, उसने मेरा वीडियो गेम खेलने के लिए मुझे नीचे वाली अलमारी में घंटों तक बंद करके तो कभी नहीं रखा। बहरहाल काफी सारे लोग ये मानेंगे कि बात का बतंगड़ बनाने वाले भाई बहन अपनी लड़ाई में मारपीट करने लगते हैं, और उम्मीद के मुताबिक ये रेसलिंग की कुछ यादगार स्टोरी लाइन का सबसे बड़ा हिस्सा रह चुका है। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी स्टोरी लाइन जिसने 2009 में हार्डी भाइयों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। मैट की जेफ से जलन ने ये सब कुछ शुरू किया, और शायद ये काफी भी होता, लेकिन WWE की क्रिएटिव टीम ने फैसला किया कि इस लड़ाई में और गर्माहट बढ़ानी चाहिए, और गर्माहट बढ़ाने के लिए आग से अच्छा और क्या हो सकता है। WWE ने मैट को कई सारे दावों के साथ साथ ये दावा करने को भी कहा कि 1 साल पहले जेफ का घर जलाने के पीछे उनका ही हाथ था। आग लगाने वाले के साथ साथ इस दावे ने मैट को एक कुत्ते का हत्यारा भी बना दिया, क्योंकि जेफ का प्यारा कुत्ता जैक आग में जलकर मर गया था। मैट ने बाद में बताया कि कैसे वो नहीं चाहते थे कि उनका किरदार इतना आगे जाकर किसी असल जिंदगी में हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी ले। वहीं जेफ इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि WWE इस दिशा में गया और उनकी असल जिंदगी में हुई एक दुर्घटना का इस्तेमाल टीवी पर किया। नंबर 3, पॉइजनिंग द स्नेक। कंपनी से लगभग 4 साल तक दूर रहने के बाद जैक रॉबर्ट्स ने 1996 की शुरुआत में WWE में जीवन के लिए नए नजरिए के साथ वापसी की। असल जिंदगी में दोबारा क्रिश्चियन बनने के बाद से द स्नेक ने जीसस के शब्दों का प्रचार किया और अपने पुराने सभी गलत कामों को त्याग दिया। जैक का शराब के नशे की लत से बाहर आना उनके और जेरी लॉलर के बीच की लड़ाई का कारण था, और किंग को रॉबर्ट को ये याद दिलाने में बहुत मजा आता था कि वो सिर्फ एक बर्बाद नशेड़ी हैं और कुछ भी नहीं। उनकी लड़ाई समर स्लैम में अपने चरम तक पहुंची, जहां जेरी ने जैक को जिम बीम की बोतल से मारने के बाद हरा दिया, लेकिन किंग का मन इतने से नहीं भरा और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो चीजें और बिगाड़ेंगे और अपने विरोधी को जबरदस्ती शराब पिलाएंगे।
कुछ लोगों के लिए असल जिंदगी की लत का मजाक उड़ाना एक घटिया हरकत थी और ये कुछ ऐसा था जिसे फैमिली फ्रेंडली माने जाने वाले रेसलिंग शो में नहीं दिखाया जाना चाहिए। रॉबर्ट्स खुद भी उन्हीं में आते थे जिन्हें ये लगता था कि ये शर्मनाक है और लॉलर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी और हमें ये बात बतानी चाहिए कि वो इस बात से भी नाराज थे कि बोतल में असली शराब थी, न कि आइस टी, जैसा कि उनसे मैच के पहले वादा किया गया था। नंबर 2, आई चॉपी चॉपी योर पी पी। वेल वेनस एटीट्यूड एरा के सबसे विवादित किरदारों में से एक हैं और इसी के मुताबिक वो सबसे विवादित स्टोरी लाइन्स में से एक का हिस्सा भी थे। बिग वेल बॉस की लड़ाई केइन थाई ग्रुप से हो गई जब उन्होंने ग्रुप के मैनेजर मिस्टर यामागुची सैन की वाइफ के साथ नजदीकियां बढ़ाई। मतलब सच में कोई आदमी कितना हवस से भरा हुआ हो सकता है। आप दिन में एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और जेना जेमसन जैसे लोगों के साथ मजे करते हैं और फिर आप मंडे नाइट रॉ में जाते हैं और आप किसी और की बीवी के साथ बिना कपड़ों के नाचना चाहते हैं। मिस्टर यामागुची सैन के पास गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बदला लेने के लिए जो किया वो सही ठहराया जा सकता है। इस बेइज्जत हो चुके पति ने एक सलामी को तलवार से काटकर अपनी मंशा साफ कर दी थी और आप ये नहीं जानते होंगे कि अगले हफ्ते केइन थाई ने बैक स्टेज में वेल के पप्पू को काटने की कोशिश की। वीनस की खुशकिस्मती से तलवार के शरीर पर लगने के तुरंत पहले ही लाइट्स चली गईं। भला हो जॉन वेन बॉबिट का कि उन्होंने सही समय पर स्विच बंद कर दी। और अगर आप नहीं जानते कि जॉन वेन बॉबिट कौन है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप खुशकिस्मत हैं और मैं धीमे से आगे बढ़ जाऊंगा। नंबर 1, द रियल ब्रॉक लेसनर। WWE टाइटल को वापस पाने की अपनी कोशिश में ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से बुराई की तरफ बढ़ गए और मिस्टर मैकमैन के साथ मिल गए, जहां चेयरमैन ने खुशी से ये बात कही कि द नेक्स्ट बिग थिंग का ये नया निर्दयी और पूरी तरह राक्षसी अंदाज ही असली ब्रॉक लेसनर की पहचान है। ब्रॉक ने उस समय पर पूरी तरह से तबाही मचा दी थी, जिसमें एक पैर का लड़का जैक गोवन उनके खतरनाक गुस्से का निशाना बन गया। लेसनर ने स्मैकडाउन पर उनके एक तरफा मैच में उस बेचारे बच्चे को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उसकी बहुत ही ज्यादा दुखी माँ के सामने बुरी तरह मारते हुए लेसनर ने उसे चेयर से इतनी जोर से मारा कि शायद ही आप कभी ऐसा देख पाएं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये काफी हो गया, बेशक, लेकिन ब्रॉक का मन इस छोटे से जैक से अभी तक नहीं भरा था। 2 हफ्ते बाद डरावने ढंग से लेसनर ने गोवन को किडनैप कर लिया और उसका मुंह बांधकर उसे एक सीढ़ी के पास ले गए, जहां उन्होंने उसे चेयर से नीचे पटक दिया और उसके चोटिल पैर पर बुरी तरह से मारा, जिसके बाद उन्होंने उसे चेयर पे फिर से बैठाकर उसका गला दबाया और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। जैसे हम पहले ही ब्रॉक लेसनर से कम डरते थे।